अराउंड अ मंथ लेफ्ट टू कैट एग्जामिनेशन और सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में ये होगा कि कौन से सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। मेरे DILR में मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या मैं VARC और क्वांट में ज्यादा मेहनत करूं या मैं DILR में ही ज्यादा मेहनत करूं। बट एक चीज स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, VARC में 10 क्वेश्चन सही करने के बाद भी आपका जो परसेंटाइल है वो 92 या 93 परसेंटाइल ही होगा। बट DILR में अगर आप 7 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सही करके आ रहे हो उतने में ही आपको 90% से अबव आ जाएगा। सो गाइस, अभी से लेकर के जितने दिन भी रह गए हैं उनमें हर एक सेक्शन का क्या अप्रोच होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम के टाइम पे आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो हेलो एवरीवन, दोज हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय MBA फ्रॉम IIM Mumbai एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर एट Amazon। सो गाइज, बहुत कम टाइम रह गया है और सारे सेक्शन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन को मैं 2 पार्ट में समझाऊंगी। फर्स्ट, अभी से लेकर के जितने दिन रह गए हैं आपको क्या क्या तैयारी करनी है, एंड दूसरी कि आपको एग्जाम में जाने के बाद अपना वो सेक्शन किस तरीके से अटेम्प्ट करना। सबसे पहला काम आप ये करो, अभी से लेकर के जितने भी दिन रह गए हैं उनको फेज वाइज डिवाइड कर लो। टोटल 3 फेजेस होने चाहिए। फर्स्ट 1 से लेकर के 14 डे का, सेकंड 15 से लेकर के 21 डे का एंड थर्ड 22 से लेकर के 28 डे का। इन फेजेस में आपको क्या करना है? तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन एंड दैट इज VARC। आपको इन तीनों फेजेस में क्या क्या करना है उसका डिटेल मैंने स्क्रीन पे अटैच कर दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके देख सकते हो आपको आगे आने वाले दिनों में क्या क्या करना है। दूसरी चीज, आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए? रीडिंग 10,000 वर्ड्स पर डे। मिनिमम आपको 10,000 वर्ड्स पर डे पढ़ना है। सबसे बेस्ट सोर्स है aeon.com, वहां पे जाकर के आप वर्ड्स काउंट कर सकते हो आपने कितने वर्ड्स पर डे पढ़े हैं। सेकंड, ऑलवेज कैलकुलेट योर रीडिंग स्पीड। आपकी रीडिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 205 से लेकर के 215 वर्ड पर मिनट तक, एंड दिस इज वेरी हाई टाइम। अगर आपका 205 वर्ड पर मिनट से कम है देन गाइस यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप अपना 10,000 वर्ड को 15,000 वर्ड पे ले जाओ। नाउ द थर्ड थिंग इज, अभी से लेकर के जितने भी दिन रह गए हैं और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 RC के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो 100 RC के क्वेश्चन को आप डिवाइड बाई 30 कर दो। आपका डेली टारगेट होना चाहिए 4 RC पर डे। आपको एक साथ बहुत ज्यादा लग रहा है, आप डेली सेक्शनल टेस्ट देने चले जाओ। 4 टारगेट शुड बी कि आपको हर दिन क्रिटिकल रीजनिंग के मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड साथ ही साथ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। एंड द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग दिस इज GMAT ऑफिशियल गाइड। गाइस, दिस इज द बेसिक, आप प्लीज इसको मिस आउट मत करना। अगर आपने अभी तक भी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा है देन दिस माइट बी अ रीजन कि आपके RC में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे भी क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक, अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ना स्टार्ट किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है, GMAT ऑफिशियल गाइड का बुक उठाओ, उसमें 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टारगेट टू सॉल्व इट विद इन अ वीक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चले। द थर्ड थिंग, आपका एग्जाम लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो गाइस, आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है। उन 40 मिनट्स को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 3 मिनट में आप पूरे पेपर को स्कैन करोगे। जब आप पेपर स्कैन करोगे तो उस टाइम पे आपको नंबरिंग कर लेनी है कि कौन से RC को आप पहले करोगे। इसको आर्ट ऑफ सिलेक्शन कहते हैं और वो तब आएगा जब अपने मॉक्स को थॉरली एनालाइज करोगे। हम पैसेजेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किसे हमें पहले करना है, किसे बाद में करना है। उस टाइम पे हम पैसेज के साथ साथ ये भी देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप फैक्ट बेस में ज्यादा स्कोर करते हो तो जिस RC में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे आप उसको टॉप पे करोगे। कंक्लूजन या फिर इन्फ्रेंस नहीं होता है स्ट्रॉन्ग, तो उन RCs को आपको नंबरिंग लास्ट करनी है। दूसरी चीज, जब आप RC सेलेक्ट करते हो तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या जो वो टॉपिक है आप उससे फेमिलियर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी बहुत फेमिलियर नहीं होते हैं। अर्थ वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एनिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब थॉरली आप बहुत सारे RCs सॉल्व कर लोगे एंड उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के RC में आप ज्यादा स्ट्रांग हो और क्रिटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस में आप ज्यादा स्ट्रांग हो। नेक्स्ट 7 मिनट में आपको अपना पूरा वर्बल एबिलिटी का पार्ट सॉल्व करना है, लाइक पैराजम्बल्स, पैरासमरी, ऑड वन आउट क्वेश्चंस। नाउ द रेस्ट ऑफ द मिनट जो आपका रहता है उसमें पूरा आपको थॉरली RC को सॉल्व करना है। सो अराउंड 30 मिनट रह जाएगा आपका एंड उन 30 मिनट में आपको हर एक RC में आइडियली 10 मिनट देना है। 10 मिनट से ज्यादा टाइम आपको किसी भी RC में नहीं देना है एंड साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है जब हम VARC का पेपर देते हैं कि मैंने पूरा RC पढ़ लिया है, पूरी मेहनत कर ली है, अब मैं दोबारा से कोई नया RC पढ़ूंगा
क्या पता वो मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। अपना ये थॉट दिमाग में आने ही नहीं देना है। जैसे ही 2 मिनट क्रॉस करेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको वहीं पे उसी टाइम उसको स्टॉप कर देना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि जो आरसी आपने चुना हो वो एक्चुअली डिफिकल्ट डिजाइन किया गया और आपने सिलेक्शन अच्छे से नहीं की हो। तो गाइस बहुत सारे लोग होंगे जो कैट 2024 को टारगेट कर रहे होंगे एंड इस साल जस्ट फॉर अ चांस कैट एग्जाम को दे रहे होंगे। शुड चेक आउट iQuanta 2024 कैट कोर्स। आप iQuanta के पेज को विजिट करोगे तो वहां पे आपको प्रॉपर रोड मैप दिया हुआ है, सारे नेसेसरी स्टेप्स मेंशन है, राइट फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाई MBA एक्चुअल कैट एग्जाम डे। यहाँ पे आपको कैट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बी लाइक आपकी सेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका सेक्शन का सिलेबस क्या होना चाहिए, टॉप MBA स्कूल्स कौन कौन से है, MBA करना इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप इनके कैट एग्जाम डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। नॉट जस्ट दिस, यू कैन ऑल्सो चेक आउट देयर डिटेल्ड सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, जिनको फॉलो करके आज बहुत सारे स्टूडेंट टॉप IIMs में है, इंक्लूडिंग ब्लैकी। iQuanta ने कैट 2024 का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आपका सिलेबस 4 टाइम्स कवर किया जाएगा थ्रू रेगुलर क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेशंस। इसके अलावा इंडिया का सबसे पहला AI बेस्ड मॉक टेस्ट, नाम इन्होंने iCat रखा है। ऑल्सो 3 मंथ कैट क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। सबसे बेस्ट चीज iQuanta की है वो है इनका 24/7 डाउट सॉल्विंग। iQuanta हैज द लार्जेस्ट कैट प्रिपरेशन कम्युनिटी विथ ओवर 3.5 लाख मेंबर इन देयर ग्रुप, जहां पे ये इंश्योर करते हैं जो भी डाउट्स पोस्ट हो वो 15 to 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व हो जाए। इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको चेकआउट कर सकते हो एंड इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी डाउट है आप उसको वहां पे पोस्ट भी कर सकते हो। 2024 का जो कोर्स है iQuanta का, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको पसंद आता है आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, बट बिफोर दैट डू योर ओन रिसर्च टू। तो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन एंड दैट इज DILR। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है, क्योंकि इसका कोई एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है। आगे आने वाले 3 फेजेस में आपकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा जो आपका डेली टारगेट होना चाहिए वो है वैदिक मैथ्स। अभी से लेकर के जब तक कैट एग्जाम नहीं आता है आपको हर दिन वैदिक मैथ्स सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं 1/9 क्या होता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दैट इज 0.11। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो इट मींस कि समवेयर आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। सर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलेगा ही, हम वहां से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा कैसे यूजर फ्रेंडली नहीं होता है कैलकुलेटर। सेकंड तरीका है सॉल्व पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर पेपर के जितने भी सेट ऑफ DILR के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको हर एक सेक्शन का सॉल्व करना है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, जितने भी क्वेश्चंस आप उनको थोड़ा पता होना चाहिए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको जाकर के रिवाइज भी करते रहो ताकि आप किसी का मेथोडोलॉजी नहीं भूल जाओ। एंड द थर्ड थिंग इज डेली टारगेट आपका होना चाहिए 3 सेट ऑफ LR एंड 3 सेट ऑफ DI। स्पेशली ये उनको करना है, ये एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके स्ट्रॉन्ग है वो 2 सेट ऑफ LR एंड 2 सेट ऑफ DI भी सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि इसको पूरा एग्जाम देने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सो इनिशियल के 3 मिनट आपको पूरा पेपर स्कैन करना है कि किस तरह के सेट आए हुए हैं, कौन से सेट को आप पहले करोगे एंड कौन से सेट को बाद में करोगे। उसके बाद जो टाइम आपका बच जाता है हर सेट में आपको मैक्सिमम टाइम जो देना है वो है 10 मिनट्स पर सेट। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हर क्वेश्चन में सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम लो। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है आप ये कर सकते हो कि जो सेट की नंबरिंग आपने बाद में की है क्या कहीं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। स्पेशली जो आपका DI का सेक्शन होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका डायरेक्ट आंसर आपके क्वेश्चंस में ही होता है। क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ना जब आप DI के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, स्पेशली जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सेट का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और सारे ही सेट सॉल्व करने हैं। आपको गिनती के 8 क्वेश्चन सही करके आने हैं। आपको किसी भी सेट से करो, कैसे भी करो, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। अगर आप 8 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सॉल्व करके आ रहे हो तो आपके 95% तक आने के चांसेस है DILR में। नाउ द लास्ट सेक्शन एंड दैट इज क्वांट। क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा है और उनमें से कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आए दिन मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं सिर्फ अरिथमेटिक करके चले जाऊं, क्या मैं ज्योमेट्री छोड़ दूं। गाइस आई वुड सजेस्ट कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, हर टॉपिक का एटलीस्ट बेसिक जान के जाओ एंड 2-3 टॉपिक को बिल्कुल मास्टर कर लो। और जब आप किसी भी टॉपिक को मास्टर कर रहे हो तो उसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इन तीनों में से कोई 1 या 2 सेक्शन तो होना ही चाहिए। फेज वाइज आपका क्या प्रिपरेशन होना चाहिए वो मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। आप प्रॉपर्ली चेक कर लो कि किस फेज में मुझे क्वांट में क्या करना है। आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में आप अपना पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है।
और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है आप वो सॉल्व करना। डेली टारगेट क्या होना चाहिए? डेली टारगेट ये होना चाहिए कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एक दिन एक साल का या फिर एक स्लॉट का लेकर के बैठ जाओ और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अराउंड 25 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, उनको थॉरली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि एक या दो क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि किस तरीके से आपका पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो गाइस, क्वांट का पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी रेस्ट ऑफ द 2 सेक्शन से काफी अलग है। इसमें इनिशियल के 3 मिनट्स आपको डेडिकेट करना चाहिए पूरा पेपर स्कैन करने में, जिसमें अगर आपके टोटल 24 क्वेश्चंस है तो हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा होना चाहिए इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। EMD अपने लिए शॉर्टकट मार्क कर लो। उसके बाद आप पूरा पेपर स्कैन करो एंड देखो कि कौन सा क्वेश्चन इजी वाले में आता है, कौन सा मीडियम में आता है एंड कौन सा डिफिकल्ट में आता है। 3 मिनट में आपका ये काम हो जाना चाहिए। बाकी के जो टाइम बचते हैं उसमें से इनिशियल के 15 to 20 मिनट आपको फर्स्ट राउंड ऑफ गो में देना है। एंड फर्स्ट राउंड ऑफ गो होता है कि सारे इजी क्वेश्चंस को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद आप मीडियम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एंड उसमें भी एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में, इजी वाले क्वेश्चन में आपका 1.5 मिनट से 2 मिनट का टाइम लग रहा है, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। माइट बी पॉसिबल कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक कर लिया हो, आगे कोई और इजी क्वेश्चन। ये सबसे इजी अप्रोच होता है क्वांट के पेपर को देने का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत है। तो जब आप 1 by 1 जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए और पहले नंबर से ही सॉल्व करने लग जाओगे, इट माइट बी पॉसिबल कि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, कुछ इजी क्वेश्चंस हो जो कि रह जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं स्टार्टिंग में मॉक्स देती थी तो मैं डायरेक्टली नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती थी। चलता था कि बाद में कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस थे जो कि मेरे रह ही गए। और अब जब स्टार्टिंग ही इजी क्वेश्चन से करोगे तो एक मोटिवेशन भी आपका बना रहेगा और एक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि चल मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। अगर आप एक्यूरेटली 10 to 11 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ रहे हो गाइस, तो आपके 95+ परसेंटाइल है। सो गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक द वीडियो। ये है पूरी स्ट्रैटेजी कि आगे आने वाले दिनों में आपका सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अपनी फेज में पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है। सेकंड, आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए। एंड थर्ड, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम लिखते वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे एंड यू विल ट्राई टू डू योर बेस्ट। Guys, if you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys, keep preparing it hard. बहुत कम टाइम रह गया है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लो। अभी बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। फेस्टिवल को एंजॉय करो बट अपनी प्रिपरेशन के कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि ये फेस्टिवल अगले साल भी आएगा बट ये एग्जाम अगले साल आने के लिए आपको अगेन बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगानी होंगी। तो गिव योर बेस्ट, ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। कुछ भी हेल्प चाहिए हो, डू रीच आउट टू मी। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट गाइस।